नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कड़े पहर में 413 परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम। भर्ती घोटाले के साए के बीच सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। धारा 144 लागू, करीब 1,30,000 अभ्यर्थी पंजीकृत। मंत्री सतपाल महाराज का गढ़वाल भ्रमण, विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 2 बच्चों के अनिवार्यता के नियम को किया समाप्त। जोशीमठ के तपोवन न्याय पंचायत के स्थानीय ग्रामीणों में रोष। पिछले 6 दिनों से एनटीपीसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन। स्थानीय लोगों ने लगाया वादा खिलाफी का आरोप। डोईवाला तहसील प्रशासन की कार्रवाई, चिन्हित कर अतिक्रमण पर चला पीला पंजा। भारी कार्रवाई में मचा हड़कंप, लोगों ने लगाया एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप। और लक्सर शुगर मिल प्रशासन की सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने की पहल। सर्दी और कोहरे की शुरुआत के चलते किसानों के वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने की शुरुआत। सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री रखने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन अभियान को सरकार साकार करने के लिए हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर लक्सर पुलिस ने क्षेत्र के लादपुर कला गांव में चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में पुलिस क्षेत्र अधिकारी विवेक कुमार कोतवाल, अमरजीत सिंह, एसएसआई अंकुर शर्मा और एसआई अमित नौटियाल द्वारा ग्रामीणों को नशे के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही ग्रामीणों को चेताया गया कि नशे के कारोबार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति नशे कारोबारी की मदद भी करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ उसी तरह से कार्रवाई की जाएगी जैसे कि नशे की तस्करी करने वालों के खिलाफ की जाती है। वहीं पुलिस की टीम ने गांव में नशा करने वाले व्यक्तियों की काउंसलिंग और तस्करी करने वाले व्यक्तियों की सूचना पुलिस को दिए जाने को लेकर भी ग्रामीणों से चर्चा की, जिसमें ग्रामीणों द्वारा पूर्ण रूप से पुलिस को सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, प्रदेश भर में बनाए गए हैं 413 परीक्षा केंद्र। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 की व्यवस्था। पुलिस आरक्षी, पीएससी, आईआरबी, अग्निशमन की परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक परीक्षा का आयोजन। परीक्षा में 1,30,000 अभ्यर्थी पंजीकृत। तो वहीं नकल गिरोह के सदस्यों पर एसटीएफ की पैनी नजर। परीक्षा केंद्रों के आसपास गश्त करने के लिए परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए आयोग की ओर से विशेष सतर्कता। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों के बाहर से लेकर अंदर तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यशराज आनंद देहरादून से सीधे जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। यशराज, आज पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा है, एग्जाम शुरू होने वाला है, इसको लेकर नकल गिरोह भी काफी सक्रिय हो जाता है, तो ऐसे में किस तरीके की व्यवस्था वहां पर की गई है? यशराज, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है, प्रदेश भर में परीक्षा 11 बजे से शुरू होनी है, क्या कुछ वहां पे तमाम व्यवस्था की गई है? उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, प्रदेश भर में बनाए गए हैं 413 परीक्षा केंद्र। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देहरादून से यशराज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यशराज, उत्तराखंड में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है, प्रदेश भर में क्या कुछ तैयारी इसको लेकर की गई है? जी स्तुति, मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में कांस्टेबल सिपाही भर्ती की परीक्षा रविवार को आज
पुलिस की कड़े पहरे में होगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है जी। हर जिले में डीएम एसएसपी के स्तर पे पूरी मशीनरी भी लगाई गई है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग आज को रविवार को जो आज परीक्षा होना है उसमें प्रदेश में कुल 413 केंद्रों पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा के लिए 1,30,445 उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र भी जारी कर दिया गया है। क्योंकि सर्दियों के मौसम होने की वजह से आयोग ने परीक्षा का समय 11 बजे से लेकर 1 बजे तक का तय किया, यानी 11 बजे एंट्री होगी। लेकिन उम्मीदवारों को 9:30 बजे तक परीक्षा केंद्रों तक पहुंच जाना पड़ा, क्योंकि 9:30 बजे से सभी का एडमिट कार्ड चेक किया जाता है, उनकी आधार कार्ड चेक की जाती है। इसी को देखते हुए मैं बताना चाह रहा हूँ कि परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा 144 लागू इसलिए की गई है कि जरा सी भी गड़बड़ी जो होगी तो पुलिस की तत्काल टीम वहां पर कार्यवाही करेगी। और परीक्षा केंद्रों पर नकल से बचने के लिए पुलिस जो है और डीएम एसएसपी की तरफ से अलग से टीमें भी गठित कर दी गई है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक विशेष बात यह है कि अगर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में जो भी विद्यार्थी शामिल होने जा रहे हैं वह अपने साथ प्रवेश पत्र के साथ साथ फोटो पहचान पत्र भी जरूर ले जा रहे हैं, क्योंकि फोटो पहचान पत्र के बिना उनको परीक्षा केंद्र के अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा है। वहीं यदि विधानसभा भर्ती घोटाले को देखा जाए या अन्य भर्ती घोटालों को देखा जाए तो उसमें पुलिस इस बार पूर्णतः सतर्क और चौकस नजर आ रही है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के चलते पुलिस ने विशेष एक्शन प्लान भी बनाया था। सूत्रों के मुताबिक यह पता चला कि विशेषकर मैदानी जिलों में होटल, रिजॉर्ट और कोचिंग संस्थानों पर कड़ी निगाह रखी गई। यहाँ से आने जाने वाले की पूरी कॉल डिटेल निकाली जा रही है, और ताकि किसी भी तरीके से यदि फोन के माध्यम से या होटल में रुकने वाले परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पहुंचता है तो उसकी पहले से जानकारी हो जाए। इसलिए पहले से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकस नजर आ रही है। वहीं एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने शुक्रवार की रात में भी सीओ और थाना प्रभारी, चौकी प्रभारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के परिसर में धारा 144 लागू कर दिया गया है और मेटल डिटेक्टर से सभी विद्यार्थियों को की चेकिंग की जा रही है। जी यशराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा प्रदेश भर में बनाए गए हैं 413 परीक्षा केंद्र। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 की व्यवस्था। पुलिस, आरक्षी, पीएससी और अग्निशमन परीक्षा सुबह 11 बजे से शुरू हो चुकी है, जो कि 1 बजे तक परीक्षा चलेगी। परीक्षा में 1,30,000 अभ्यर्थी पंजीकृत है। अब आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, जहां पर योगी आदित्यनाथ लोक भवन में नवचयनितों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। बढ़ाकर 15,000 की गई है। संस्कृत के क्षेत्र में मान्यवर मैं बताना चाहूँगी कि संस्कृत शिक्षा को व्यवसाय परक बनाने के लिए आधुनिक विषयों का समावेश किया गया है और एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकें लागू।
उत्तराखंड मंत्री सतपाल महाराज ने अपने गढ़वाल भ्रमण के दौरान विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले ऐसे सभी पात्र व्यक्तियों जिनके 25 जुलाई 2019 से पहले 2 से अधिक बच्चे हैं, उनके चुनाव लड़ने पर अब 2 बच्चों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। वहीं जिला मुख्यालय सभागार में कैबिनेट मंत्री ने 13 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ साथ टिहरी बांध प्रभावित परिवारों के पात्र 100 लोगों को 29,55,33,737 रुपए की धनराशि के चेक और रोलाकोट के 113 पात्र व्यक्तियों को भूखंड आवंटित पत्र वितरित किए। उत्तराखंड के जोशीमठ के अंतर्गत तपोवन गांव असुविधाओं से तरस रहा है, जिससे तपोवन गांव में भगवान गौरी शंकर जी का प्राचीन मंदिर विद्यमान है। गौरी शंकर मंदिर में हर दिन भक्तों की आवाजाही होती रहती है। बड़ी बात तो ये है कि गौरी शंकर मंदिर तक जाने वाला मुख्य सड़क कई वर्षों से बाधित पड़ा हुआ है। भूस्खलन और आज तक इस मुख्य सड़क की किसी ने भी सुध नहीं ली है, जिस कारण से तीर्थ यात्रियों में लेकर स्थानीय लोगों को आवाजाही करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जहां पर भूस्खलन हुआ है वहां पर पैदल सफर करना किसी खतरे से खाली नहीं। कभी भी किसी के साथ कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। उत्तराखंड के जोशीमठ के अंतर्गत तपोवन गांव असुविधा से तरस रहा है। लोगों को आने जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य सड़क कई वर्षों से बाधित पड़ा हुआ है, कारण भूस्खलन और आज तक किसी मुख्य सड़क की किसी ने भी सुध नहीं ली है, जिस कारण तीर्थयात्रियों से लेकर स्थानीय लोगों को आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तपोवन गांव के लोग सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, जहां पैदल सफर करना किसी खतरे से खाली नहीं है। जोशीमठ के तपोवन न्याय पंचायत के स्थानीय ग्रामीण पिछले 6 दिनों से लगातार एनटीपीसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि एनटीपीसी हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिसको लेकर के अब हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग दिन और रात लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते आपदा के दौरान एनटीपीसी ने कई वादे किए थे और हम लोग साथ, लेकिन आज वे वादे पूरे नहीं हुए हैं। स्थानीय लोगों ने वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। जब तक एनटीपीसी हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तब तक हम लोग यहां से हटने वाले नहीं हैं। दिन हो चुके हैं और हमारे सारे ग्रामीण महिलाएं, हमारे नवयुवक सभी लोग यहाँ पे हड़ताल में बैठे हैं। हम लोगों ने इनको एनटीपीसी को घट, पनघट, मरघट पूरी जमीन दे दी, पूरे मकान दे दिए। लोगों के आज रहने के लिए मकान नहीं है, मकानों में इतनी दरारें आ गई है। जो आपदा आई है उस आपदा ने जो आपदा आई है उसने पूरे मकानों में इतनी ज़बरदस्त दरारें पड़ी हुई हैं। पूरा देखो आप जोशीमठ में देखो, जोशीमठ उसी आपदा के बाद जोशीमठ बैठ रहा है। 6 दिनों से ये हमारा जन आंदोलन स्वरोजगार वर्धन, रोजगार वर्धन के लिए मांग को लेकर के यहाँ पर सभी मातृशक्ति गांव के लोग बैठे हुए हैं। प्रमुख कारण ये है कि हम लोगों ने अपना जल, जमीन, मरघट जो भी थे सारे इन लोगों को दे चुके हैं। और जब अभी कंपनी में छटनी हुई, स्थानीय लोगों का क्रम पहले निकला। लगातार हमारी एक ही मांग है कि हमें रोजगार मिले और रोजगार दें, जिससे हमें इस तरह की आंदोलन न करना पड़े। लेकिन अभी तक एनटीपीसी द्वारा बार बार यही कहा जा रहा है कि हमारे पास रोजगार के कोई साधन है नहीं इस वक्त पे। और हम 2021 में आपदा आई थी तब से लेकर अभी तक इसी गुहार पे लगे हैं कि कहीं हमारे जो भाई बंधु लोग थे गांव के जो मिसिंग हुए हैं, एनटीपीसी द्वारा उनसे भी वादा किया गया था कि आपको हम रोजगार। खबरों में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का।
खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। चुनौती सच को सामने लाने की, सरोकार आपकी हर खबर से, निगाह हर हलचल पर, सच के लिए हमेशा तैयार, कसौटी पर खरी हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बनभूलपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत लाइन नंबर 17 में भीषण अग्निकांड में एक गोदाम में रखे लाखों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची अग्निशमन की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची बनभूलपुरा पुलिस और स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। आग भीषण होने के चलते अग्निशमन की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आग से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। आज सुबह 7 बजे का है। हमारे पास कॉल आती है कि बनभूलपुरा गली नंबर 17 में आग लगी हुई है और तुरंत जो है गाड़ी लगी। तो यहाँ आके हमारी जो है एक गाड़ी, हमारी बड़ी गाड़ी और एक छोटी गाड़ी तत्काल घटनास्थल पर पहुँची। उसको देखा तो भीषण आग जो है लगी हुई थी। उसमें जो है एक गोदाम बनाया हुआ है जिसमें आपका फ्रिज का और कई चीज़ों का सामान रखा हुआ है। तो उसको बहुत भीषण आग थी। इसको देखते हुए तुरंत तत्काल हम लोगों ने जो अपने बहुत पैर फैलाकर उस पर कार्रवाई की, जिससे कि आग पूर्ण रूप से बुझा दी गई। ये रेहान नाम के व्यक्ति का जो है गोदाम बताया जा रहा है और जो है क्षति इसमें करीब 8 लाख की बताई जा रही है। अभी वो तो निरीक्षण के बाद ही पता। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता हल्द्वानी से श्वेता कालाकोटी फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। श्वेता, गोदाम में आग लगने की खबर सामने आई है, किन कारणों की वजह से ये भीषण आग लगी है? जी स्फूर्ति जी, मैं आपको बता दूं, बनभूलपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत लाइन नंबर 17 में भीषण अग्निकांड में एक गोदाम में रखे लाखों के सामान में आग लग गई। आग का कारण बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी है और मौके पर वहां पे फायरमैन को बुलाया गया और आग को अतिशीघ्र बुझाया गया। जी श्वेता, क्या कुछ जनहानि हुई है वहां पर और कितना सामान जलकर खाक हो गया है? जनहानि का ऐसा कुछ हमें सूचना नहीं दी गई है, लेकिन लाखों का सामान जल चुका है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो जिसे हम कहते हैं वो जल चुका है और बाकी टाइम पे फायरमैन आ गए थे और आग को बुझा दिया गया था। जी श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। डोईवाला में तहसील प्रशासन लगातार सरकारी जमीनों पर से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई कर रहा है। डोईवाला की माजरी ग्रांट ग्राम सभा में तहसीलदार मोहम्मद शादाब ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर ग्राम समाज की 14 बीघा जमीन पर बने कच्चे पक्के अतिक्रमण को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कराकर जमीन को ग्राम सभा के सुपुर्द किया।
तहसील प्रशासन के अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दोबारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया तो अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उधर अतिक्रमण करने वाले परिवारों में प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है और ये लोग प्रशासन की कार्रवाई को एक तरफा बताते हुए अपनी नाराजगी जता रहे हैं। लोग हैं उनके द्वारा जो है हाईकोर्ट में रिट दायर की गई थी कि भाई सीमांकन किया जाए। तो 4188 खसरा नंबर है, ये बहुत बड़ा खसरा नंबर है। इसमें नदी श्रेणी भी है, बंजर भूमि भी है और भूमिधरी जमीन के कुछ नंबर हैं। तो ये बड़ा नंबर होने की वजह से जो है इसका सीमांकन कई दिन से चल रहा था, जिससे लेखपाल के द्वारा सीमांकन किया गया, पैमाइश की गई। तो इसमें अब इनका तहसील प्रशासन का कहना है कि इसमें चिन्हीकरण जो हो रहा है वो सरकारी जमीन का हो रहा है। पहले सरकारी जमीन पूरी होगी, उसके बाद अगर किसी की भूमिधरी जमीन है वो बाद की बात है, वो बाद में उसका चिन्हीकरण बाद में होगा। हम नाराज इसलिए हैं, अगर ये चलो अतिक्रमण है, हम 15-20 साल से बैठे हुए हैं, अब तक सरकार कहाँ थी? या ये जो भू माफिया बोल रहे हैं हमारे पट्टे हैं, तो पहले ये पट्टे कहाँ थे? जब हम 20 साल से यहाँ पे बैठे हैं, रोजगार कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, ना कि खेती बाड़ी कुछ नहीं। हम सिर्फ मजदूर लोग हैं, खेती कर रहे हैं, खेती करके अपने बच्चे मेहनत करके अपने बच्चे पाल रहे हैं। तो फिर ये भू माफिया के पट्टे कैसे हो गए जब ये सरकारी जमीन है? देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आए लोगों की शिकायतों और समस्याओं को सुना। साथ ही मौके पर ही अधिकारियों को उनके निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता दर्शन कार्यक्रम में प्राप्त सभी जन शिकायतों की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय से की जाएगी। अधिकारी पूरी गंभीरता से सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्धता से करें। चंपावत जनपद की सीमांत थाना बनबसा पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने नेपाल से तस्करी कर चरस ला रहे एक नेपाली मूल के व्यक्ति को चरस के साथ गिरफ्तार किया। ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत बनबास पुलिस और एसएसबी के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। आरोपी के पास से कुल 2 किलो 550 ग्राम चरस बरामद की गई है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसके द्वारा ये चरस नेपाल से भारत रास्ते में ऊंचे दामों में बेचने के लिए लाई गई थी। आरोपी ये चरस भारत में किसको सप्लाई करने जा रहा था, इस बारे में जांच चल रही है। पुलिस है, उनके संयुक्त चेकिंग में एक व्यक्ति को लगभग 2.5 किलो चरस के साथ में पकड़ा गया है। यह नेपाली नागरिक नेपाल से चरस को लेके भारत में दिल्ली की तरफ ले जा रहा था। उसी दौरान एक सूचना के आधार पर दोनों की संयुक्त पेट्रोलिंग टीम ने इसको चेकिंग के दौरान पकड़ा है। फिलहाल उसको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है तथा ये भी उससे जानकारी के जो पूछताछ की उससे पता चला कि यह नेपाल से लेके आ रहा था तथा वो दिल्ली की तरफ ले जा रहा था। बेसिकली वो कैरियर था तथा जहां से लाया जा रहा था उसके विषय में जानकारी की जा रही है। पाकिस्तान विदेश मंत्री बिलावत भुट्टो जरदारी द्वारा मोदी के लिए अभद्र और अशोभनीय शब्द प्रयोग किए जाने से भारतीय जनता पार्टी काफी आक्रोशित है। इसी आक्रोश का प्रदर्शन करने आज भाजपा नेता तारिक मलिक के नेतृत्व में बिलावत भुट्टो का पुतला जलाया गया और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पाकिस्तान विदेश मंत्री बिलावत भुट्टो द्वारा मोदी के लिए अभद्र और अशोभनीय शब्द प्रयोग किए जाने से भारतीय जनता पार्टी काफी आक्रोश में है। इसी आक्रोश का प्रदर्शन करने आज भाजपा नेता बुद्ध पार्क में एकत्रित हुए। जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह बिष्ट के नेतृत्व में बिलावत भुट्टो का पुतला जलाया गया और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि आतंकियों को शरण देने वाला पाकिस्तान आज पूरे विश्व के सामने एक्सपोज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे विश्व के नेता के रूप में उभर कर सामने आए। ऐसे में पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी क्षमा योग्य नहीं है। बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एक बहुत बड़ी सामरिक आर्थिक ताकत बनकर उभरा है और ये निश्चित तौर पर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को नागवार गुजरा। इसलिए चूंकि वो शब्द ऐसे शब्द हैं कि कोई भी मीडिया में उन संसदीय शब्द हैं वो शब्द मीडिया में अभी तक का नहीं आए हैं और निश्चित तौर पर ऐसे शब्द आने भी नहीं चाहिए। तो बयान से पूरा आक्रोश है क्योंकि उन्होंने इतना निंदनीय और इतना अक्षोभनीय और अस्तर बयान देने का काम किया। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे अक्षोभनीय शब्द जो बोले। आप सभी लोग जानते हैं कि जो पाकिस्तान है
आतंकवाद का एक घर है, एक जनक है, वहाँ से आतंकवाद को पैदा किया जाता है। आज आपने देखा कि अलग अलग शहरों में जो बम विस्फोट की घटनाएं हुई हैं, चाहे मैं पुलवामा की बात करूँ, चाहे मैं लंदन की बात करूँ, चाहे मैं न्यूयॉर्क की बात करूँ और चाहे मैं मुंबई की बात करूँ, तो आपने देखा कि कितनी बम विस्फोट की घटनाएं हुई, कितनी जनहानि हुई है। इसका जड़ कौन है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान का जो एक टेंडेंसी बन चुकी है ना कि हम लोग यहाँ पे आतंकवादी पैदा करेंगे तो नुकसान होगा। पाकिस्तान के दो टुकड़े करके पाकिस्तान से एक अलग पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बनाया था। इसकी खिसियाहट, इसको उतारने के लिए इसकी खिसियाहट के रूप में जिस प्रकार से उनके विदेश मंत्री ने इस प्रकार का बयान दिया, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जिस प्रकार से पाकिस्तान की एक तरह से धज्जियां उड़ाई, पाकिस्तान को दुनिया के सामने कटघरे में खड़ा किया, इससे खिसियाकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इस प्रकार का बयान दिया है। पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि भारत दुनिया का सिरमौर देश है। भारत के प्रधानमंत्री पर इस प्रकार की टिप्पणी करने से उसकी ओछी हरकत दुनिया के सामने ये प्रदर्शित होती है। और आखिर में एक बार फिर से नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कड़े पहर में 413 परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम। भर्ती घोटाले के साए के बीच सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। धारा 144 लागू, करीब 1,30,000 अभ्यर्थी पंजीकृत। मंत्री सतपाल महाराज का गढ़वाल भ्रमण, विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 2 बच्चों की अनिवार्यता के नियम को किया समाप्त। जोशीमठ के तपोवन न्याय पंचायत के स्थानीय ग्रामीणों में रोष। पिछले 6 दिनों से एनटीपीसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन। स्थानीय लोगों ने लगाया वादा खिलाफी का आरोप। डोईवाला तहसील प्रशासन की कार्रवाई, चिन्हित कर अतिक्रमण पर चला पीला पंजा। भारी कार्रवाई से मचा हड़कंप, लोगों ने लगाया एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप। और लक्सर शुगर मिल प्रशासन की सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने की पहल। सर्दी और कोहरे की शुरुआत के चलते किसानों के वाहनों पर रिएक्टर लगाने की शुरुआत।